वो उसकी परफेक्ट इल्यूजन थी, जब तक सच सामने नहीं आया। ये है ट्विस्टेड लाइज। चैप्टर 11 स्टेला एंड क्रिश्चियन। स्टेला। क्रिश्चियन हार्पर में वैसे भी काफ़ी हिम्मत थी। गुस्सा मेरे पेट में सिमर हो रहा था जब मैंने अपना अपार्टमेंट अनलॉक किया और दरवाज़ा ज़रूरत से ज़्यादा ज़ोर से खोला। ये एक ऐसी इमोशन थी जो मैं ज़्यादा महसूस नहीं करती थी, और ये मेरे अंदर को जैसे एसिड की तरह खा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्रिश्चियन की डिसमिसल पर इतना स्ट्रांगली क्यों रिएक्ट कर रही थी। मेरेडिथ और कमेंट सेक्शन के ट्रॉल से तो मैं और बुरा सुन चुकी थी, पर उसके कहने का तरीका, वो मेरे अंदर तक घुस गया था। एक सेकंड मुझे लगा वो मुझे किस करेगा, नेक्स्ट सेकंड वो मुझे अपने अपार्टमेंट से निकाल रहा था। वो आदमी गरम और ठंडा इतनी जल्दी बदल रहा था जैसे एक ब्रोकन फॉसेट। और बुरा ये था कि एक पल के लिए मैंने चाहा था कि वो मुझे किस करे। जब क्यूरियोसिटी बढ़ रही थी कि उसके फर्म सेंशुअल माउथ का टेस्ट कैसा होगा, मेरे थाइज के बीच का एच उसी रिदम में पल्स कर रहा था। फ्रस्ट्रेशन मेरे गुस्से से जुड़ गया। समझ नहीं आता था वो कैसे मुझसे इतनी सारी डोमेंट इमोशंस निकलवा लेता है। क्या उसकी लुक्स या उसकी वेल्थ, इनमें से किसी चीज ने मुझे कभी मैटर नहीं किया। मैं बहुत सारे रिच गुड लुकिंग जर्क से मिल चुकी थी जो अपनी फॉल्स चार्म से लोगों को बेवकूफ बनाते थे। मैंने अपना बैग टेबल पर रखा और अपने लंग्स को प्रेशर के आगे एक्सपैंड होने दिया। कॉन्फ्रंटेशन मुझे हमेशा एजी कर देता था। गलती ना होने पर भी मुझे लगता था कि गलती मेरी ही है। यू वोंट फाइंड मी इन योर अपार्टमेंट अगेन, पीरियड। मेरी वो इम्पल्सिव डिक्लेरेशन का इफेक्ट शायद उसके डीप ब्रेथ्स पर था या नहीं, पर रिग्रेट ने मेरे हार्ट पैल्पिटेशंस बढ़ा दिए थे। मैंने गुस्से में क्विट बोल दिया था, पर जितना स्टूपिड वो डील लग रहा था, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं उसके प्लान्स का ध्यान रखूंगी रेंट के बदले। अगर उसने अपना रेंट बढ़ाया या मुझे निकाल दिया तो? मैंने स्टिल डेलामोंटे तक पैसे नहीं किए थे, पर मेरे फॉलोअर्स ऑलरेडी 10,000 बढ़ गए थे जब से उसने फंडरेजर जाते टाइम हमारी फोटो पोस्ट की थी। मेरा अकाउंट 1 साल में पहली बार ग्रो हो रहा था, और अगर हमारी अरेंजमेंट जल्दी खत्म हो गई तो मेरा मोमेंटम भी गया। नो मोमेंटम मतलब नो ग्रोथ, मतलब लेस मनी। रिग्रेट ने मेरा दिल और तेज धड़कना शुरू कर दिया। इसीलिए मैंने खुद को इमोशनल आउटबर्स्ट से दूर रहने की ट्रेनिंग दी थी। कॉन्सिक्वेंसेज हमेशा टेम्पररी रिलीफ से ज्यादा होते हैं। मैंने अपनी आईज क्लोज की और डीप ब्रीदिंग करने की कोशिश की। काम नहीं किया। डैम इट। मैं योगा के लिए भी बहुत टायर्ड और जिटरी थी, तो मैंने अपने फ़ोन की तलाश में बैग खोल लिया। सोशल मीडिया एंग्जाइटी को कम करने का बेस्ट तरीका नहीं था, पर एक डिस्ट्रैक्शन ज़रूर था। बस केयरफुली क्यूरेटेड यूट्यूब फीड देखनी थी। क्यूट एनिमल्स, स्टाइलिंग टिप्स, हेयर और मेकअप ट्यूटोरियल्स। कोई और ऐप तो इस मोड में नेविगेट करना मुश्किल था। लिप ग्लॉस, मॉइस्चराइजर, कैफे रिसीट। तभी मेरा हाथ एक प्लेन वाइट एनवेलप से टकराया। मुझे याद ही नहीं था मैंने ये एनवेलप अपने बैग में कब डाला था। मेरे पास तो खुद के मेलिंग एनवेलप्स भी नहीं होते, क्योंकि मैं आजकल सब कुछ ईमेल से करती हूँ। मैंने एनवेलप उठाया और उसका फ्लैप खोलने के लिए उंगली अंदर स्लाइड की। वो बिल्कुल प्लेन था, ना कोई एड्रेस, ना रिटर्न एड्रेस, ना स्टैम्प। अंदर एक प्लेन वाइट शीट थी। जैसे ही मैंने उसे अनफोल्ड किया, मेरे स्पाइन में एक बेचैन सी ठंडक उतर गई। पहले तो मुझे लगा ब्लैंक है, पर फिर मेरी नज़र एक ही ब्लैक लाइन पे टिक गई। यू वर सपोज टू वेट फॉर मी स्टेला, यू डिडंट। कोई डायरेक्ट थ्रेट नहीं था, लेकिन मैसेज इतना ऑमिनस था कि मेरे गले में डिनर का टेस्ट ही अटक गया। 2 साल पुरानी अगली मेमोरीज एकदम फ्लड की तरह वापस आ गई। सिटी में मेरे कैंडिड फोटोज, दोस्तों के साथ हंसती हुई, रेस्टोरेंट की विंडो के थ्रू दिख रही, फोन स्क्रॉल करते हुए जब मैं वेट कर रही थी, बुटीक में शॉपिंग करते हुए। लव लेटर्स से लेके टेरिफाइंग फैंटेसीज तक सेंडर मुझे क्या क्या करना चाहता था, और ये सब मेरे पर्सनल होम एड्रेस पे भेजा गया था। ये वीक्स तक चलता रहा। मैं इतनी पैरानॉइड और स्ट्रेस्ड हो गई थी कि जब तक जूल्स लिविंग रूम में मेरे पास नहीं होती थी, मैं शावर भी नहीं करती थी। इवन तब भी मुझे नाइटमेयर्स आते थे कि मेरा स्टॉकर घर तोड़कर अंदर आ रहा हो और पहले उसे हर्ट करे, फिर मुझे। फिर एक दिन लेटर्स और फोटोज एकदम बंद हो गए, जैसे सेंडर दुनिया से गायब हो गया हो। मैंने सोचा या तो वो थक गया या फिर अरेस्ट हो गया। पर अब टेरर ने मेरा खून बर्फ जैसा ठंडा कर दिया। मुझे हल्का सा एहसास हो रहा था कि मैं नोट पढ़ने के बाद से हिली भी नहीं थी। मुझे हिलना चाहिए। मुझे घर चेक करना चाहिए इंट्रूडर्स के लिए, पुलिस को कॉल करना चाहिए। पर पिछली बार भी उन्होंने कोई मदद नहीं की थी।
पर मैं बिल्कुल फ्रीज हो गई थी, डिसबिलीफ और फियर के मेटालिक टेस्ट के साथ। 2 साल हो गए थे उस स्टॉकर की लास्ट लेटर के बाद। क्या वो वापस आ गया? क्या वो कभी गया ही नहीं, बस वेट कर रहा था? या वो चला गया था और फिर किसी रीजन से वापस आया? और अगर ये नोट मेरे पर्स में था? मेरी सांसें तेज हो गईं। छोटे ब्लैक डॉट्स मेरी विजन के सामने डांस करने लगे। न स्टैम्प, न एड्रेस। इसका मतलब स्टॉकर इतना क्लोज आ चुका था कि एनवेलप मेरे बैग में स्लिप कर सके। वो यहीं था। शायद उसने मुझे छुआ भी होगा। मेरी स्किन पे इनविजिबल स्पाइडर्स जैसे क्रॉल करने लगे। मैंने अपना बैग कल रात ही क्लीन किया था और ये नोट तब नहीं था। मतलब ये आज कहीं डाला गया है। मेरा ब्रेन उन सारी जगहों की लिस्ट बनाने लगा जहां मैं आज गई थी। कॉफी शॉप, जॉर्ज टाउन वाटरफ्रंट जहां मैं ट्राइपॉड के साथ कैंपेन शूट कर रही थी, ग्रोसरी स्टोर, मेट्रो, क्रिश्चियन का अपार्टमेंट। लिस्ट लंबी नहीं थी, पर क्रिश्चियन के घर को छोड़कर हर जगह भीड़ इनफ थी कि कोई बिना नोटिस हुए मेरे बैग में नोट डाल सके। अपार्टमेंट की साइलेंस धीरे धीरे एक हैवी डार्क चीज में बदलने लगी। सिर्फ मेरी शैलो गैस्पिंग ब्रेथ से टूट रही थी। चाहे मैं कितनी भी कोशिश करूं, ऑक्सीजन लंग्स तक नहीं जा रहा था। और तभी डोरबेल की हार्श जारिंग रिंग ने पूरा क्वाइट चीर दिया। मेरी स्किन पे गूज़बम्स खड़े हो गए। वो स्टॉकर ही होना ही था। रात के इस टाइम पे कौन बिना नोटिस के आता? ओ गॉड, मुझे छुपना था, 911 कॉल करना था, कुछ तो करना था। पर मेरा बॉडी मेरे ब्रेन की एक भी कमांड नहीं मान रही थी। डोरबेल फिर से बजी और मेरा फाइट ऑफ फ्लाइट फाइनली एक्टिवेट हो गया। मैं लड़खड़ाते हुए नियरेस्ट हाइडिंग स्पॉट की तरफ भागी। सोफा और एयर कंडीशनिंग यूनिट के बीच एक छोटी सी साइड टेबल थी। मेरे इमेजिन किए हुए स्टॉकर की फैंटम सांस मेरी गर्दन पर ब्रश हुई जब मैं टेबल के नीचे क्रॉल कर रही थी। मुझे महसूस हो रहा था वो मेरे पीछे है, एक डरावनी प्रेजेंस जिसके आइसी फिंगर्स मेरी शर्ट पकड़कर मेरे लंग्स से हवा निकाल रहे थे। फ्लोर झुक गया सा लगा और मेरा सर टेबल की एक लेग से टकरा गया जब मैं अंधेरे में जितना सिंक हो सकूं हो रही थी। पेन तो बस एक हल्की सी चिंगारी थी। असली सेंसेशन तो वो चिल्स थे जो मेरी स्किन को फ्लड कर रहे थे। डोरबेल का एक और रिंग, फिर नॉकिंग। स्टेला। मुझे पता नहीं था ये आवाज़ किसकी है। मुझे ये भी नहीं पता था क्या ये रियल है। मैं बस चाहती थी ये सब खत्म हो जाए। मैं अपने घुटनों को चेस्ट से लगाकर बैठ गई, उन्हें टाइट हग कर लिया। एसी बंद था, फिर भी मेरी बॉडी अनकंट्रोलेबली शेक हो रही थी। मैं मरने के लिए तैयार नहीं थी। मैं तो अभी ठीक से जी भी नहीं पाई थी। नॉक्स और लाउड और ज्यादा फ्रीक्वेंट हो गए, फिर अचानक रुक गए। एक छोटी सी साइलेंस हुई, उसके बाद डोर का की टर्न करने की आवाज। हार्डवुड फ्लोर पर फुटस्टेप्स एको हुए, पर वो तब रुके जब मेरे गले से एक विम्पर निकला। कुछ सेकंड्स बाद एक पैर ब्लैक लेदर लोफर्स मेरे सामने आकर रुक गए। मैंने आंखें टाइट बंद कर लीं और अंदर कॉर्नर में घुस गई जब तक मेरी बैक वॉल से नहीं लग गई। प्लीज 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 स्टेला। मेरे बैग में एक टेजर था। मैंने टेजर क्यों नहीं उठाया? मैं सिर्फ लेटर को पकड़े रही जो अब मेरे पास फ्लोर पर पड़ा था। वो टेजर मेरे लिए बेकार था जब तक मैं इंट्रूडर को पेपर कट देकर नहीं मारना चाहती। स्टूपिड, यूजलेस, डिसअपॉइंटिंग। मेरी आंखों के पीछे टीयर्स बर्न करने लगे। क्या मेरी फैमिली को फर्क पड़ेगा अगर मैं मर गई? शुरू में दुख होगा शायद, पर बाद में वो रिलीव्ड हो जाएंगे कि फैमिली की सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट खत्म हो गई। वो तो प्लान कर चुके थे एक ही चाइल्ड का। मैं एक्सीडेंट थी, डिसरप्शन थी, उनके केयरफुली प्लान्ड लाइफ में एक ग्लिच। अगर मैं मर गई तो उनका प्लान फाइनली वापस ट्रैक पर आ जाएगा। इफ आई एक हाथ ने मेरी चिन पकड़कर मेरा फेस ऊपर लिफ्ट किया। स्टेला, लुक एट मी। मैं नहीं चाहती थी। मैं अपने डिनायल के डार्क लिटिल वेल में ही रहना चाहती थी। इफ आई कांट सी द मॉन्स्टर, इट डजंट एग्जिस्ट। पर जो आवाज मैं सुन रही थी वो मॉन्स्टर जैसी नहीं थी। वो डीप वेलवेटी थी और इतनी अथॉरिटेटिव कि मैं मना नहीं कर सकती थी। मैं धीरे से आंखें खोली। विस्की फायर वार्मथ। मेरे चिल्स वैनिश हो गए जब मैंने उसकी आंखों में बैंक्ड फ्यूरी का ग्लिमर देखा। क्रिश्चियन का फेस सॉफन हो गया जब हमारी नजर मिली। यूर ओके। सिर्फ 2 वर्ड्स पर उनमें इतना काम रीअश्योरेंस था कि मेरा अंदर का डैम फाइनली टूट गया। मेरे गले से एक सॉब निकला और मेरी आंखों से टीयर्स ब्लर होते हुए गिरने लगे। बेचैन से कर्स के बाद स्ट्रॉन्ग आर्म्स ने मुझे रैप कर लिया। मेरा फेस कुछ हार्ड और सॉलिड चीज से प्रेस हो गया, इमूवेबल, जैसे तूफान में एक माउंटेन।
मैं क्रिश्चियन के आर्म्स में कर्ल हो गई और वीक्स का स्ट्रेस, एंग्जाइटी उसकी एम्ब्रेस में मेल्ट होता गया, जब तक मैं खुद खाली नहीं हो गई। ये सिर्फ नोट नहीं था, ये सब कुछ था। डीसी स्टाइल, मेरी फैमिली, डेल मोंटे, सोशल मीडिया और वो डीप मेरे अंदर एक गहरी बैठी हुई फीलिंग थी कि चाहे मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, मैं कभी अपने आसपास के लोगों की एक्सपेक्टेशंस पे खरी नहीं उतरूंगी, कि मैं हमेशा डिसअपॉइंटमेंट ही रहूंगी। ये मेरी लाइफ थी। कहीं ना कहीं बीच रास्ते में सब कुछ इतना ऑफ कोर्स हो गया था कि मुझे मेन पाथ दिखना ही बंद हो गया। मैं बिल्कुल फेलियर जैसे फील कर रही थी। क्रिश्चियन ने एक शब्द तक नहीं बोला जब मैं उसके चेस्ट पर अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन और दर्द रो रही थी। वो बस मुझे पकड़ कर रखता रहा जब तक मेरी आंखों की आंसू सूख नहीं गए और एम्बैरेसमेंट वापस सीप नहीं हो गया मेरे सिस्टम में। आई एम सॉरी। मैंने अपना हेड उठाया और बैक ऑफ माई हैंड से अपने वेट चीक्स वाइप किए। मेरा एम्बैरेसमेंट और डीपन हो गया जब मैंने उसकी एक्सपेंसिव लुकिंग शर्ट पर मेरे टीयर स्टेन्स देखे। आई हिकअप्ड। मैंने तुम्हारी शर्ट खराब कर दी। रात के मेरे सब इमेजिनरी सिनेरियोज में क्रिश्चियन हार्पर की आर्म्स में मेल्ट डाउन होना कभी इंक्लूड नहीं था। उसने एक बार भी नीचे शर्ट को नहीं देखा। इट्स अ शर्ट, मेरे पास बहुत है। अगर वो फ्लोर पर बैठकर इतना कैजुअल नहीं लग रहा होता तो शायद उसके काम वर्ड्स ने मेरी आंखों में फिर से आंसू ना ला दिए होते। 1 घंटे पहले मुझे लगता था वो दुनिया का सबसे बड़ा जर्क है, और अब फ्रेश टीयर्स ब्लिंक हो गए। मैं ऑलरेडी काफ़ी एम्बैरस हो चुकी थी और ज़्यादा रोलर कोस्टर इमोशंस हैंडल नहीं हो रहा था मुझे। पहले क्रिश्चियन से आर्ग्यूमेंट, फिर वो नोट। डर एक धीरे धीरे चढ़ने वाली लहर की तरह वापस आ गया, जो मेरी थोड़ी देर की रिलीफ को वॉश कर गया। जिसने भी नोट भेजा था वो अभी भी बाहर कहीं था। अभी तक फिजिकल थ्रेट नहीं था, पर मेरी आइज उस इनोसेंट लुकिंग लेटर पर रुक गए। क्रिश्चियन ने मेरी नज़र फॉलो की, उसका फेस हार्ड हो गया और मैंने उसे रोका नहीं जब उसने पेपर उठाकर मैसेज पढ़ लिया। जब उसने फिर से ऊपर देखा, उसकी आंखों का कूल एम्बर कलर ऑब्सिडियन जैसा डार्क हो चुका था। ये किसने भेजा? उसकी काम ऑलमोस्ट प्लेजेंट टोन हवा में फैली डेंजर से कॉन्ट्रास्ट कर रही थी। मैंने लेटर टाइट पकड़ लिया, जैसे वो मेरी स्पाइन को स्ट्रेट कर रहा हो। मुझे नहीं पता। मैं घर आई, बैग चेक किया और ये मिल गया। मैंने अपने थ्रोट में अटका लंप स्वॉलो किया। मुझे पहले भी ऐसे नोट्स मिले हैं, पर लास्ट वाले के बाद काफ़ी टाइम हो गया था। क्रिश्चियन की आइज़ में फ्लिकर ऑफ डेंजर एक फ्लेम बन गया, लेकिन वो मुझे स्केयर करने की बजाय एक टाइटेनियम वॉल की तरह मुझे प्रोटेक्ट कर रहा था। मैंने कभी जूल से स्टॉकर के बारे में डिटेल में बात नहीं की थी। मैं क्रिश्चियन को बताना चाहती थी, कम से कम इसलिए कि वो सिक्योरिटी एक्सपर्ट है और शायद उस क्रीप को ट्रैक करने का तरीका जानता हो। बट नोट फाइंड करने का एड्रेनलिन अब उतर रहा था। मेरी आंखों में एग्जॉशन पुल कर रही थी और मुझे हर बार कुछ एक्सप्लेन करने का ट्राई करती एक यौन निकल जाता। क्रिश्चियन को समझ आ गया था कि मेरे पास एनर्जी नहीं है किसी भी एक्सप्लेनेशन की। उसने किसी डिटेल के लिए प्रेस नहीं किया, बस खड़ा हो गया, हाथ एक्सटेंड कर दिया। थोड़ी हेजिटेशन के बाद मैं टेबल के नीचे से क्रॉल करके उसका हाथ ले लिया। जब उसने मुझे ऊपर पुल किया, डिजीनेस ने मुझे पकड़ लिया। वो जब थोड़ा सा ठीक हुआ तो मैं ऑलमोस्ट शॉक हो गई देखकर कि मेरा अपार्टमेंट कितना नॉर्मल लग रहा था। कॉफी टेबल पर वही अरोमा थेरेपी कैंडल, आर्म चेयर पर वही कैशमिया ब्लैंकेट। कहीं भी उस वाइल्ड पैनिक का नामो निशान नहीं था जो 30 मिनट्स पहले तक मुझे डिस्ट्रॉय कर रहा था। हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी एक्सटर्नल वर्ल्ड हमारी इंटरनल स्टेट को रिफ्लेक्ट करे, पर ऐसी सिचुएशंस याद दिलाती हैं कि दुनिया चलती रहेगी, चाहे हमारे साथ क्या भी हो जाए। ये कंफर्टिंग भी था और डिप्रेसिंग भी। मैं काउच पर गिर सी गई जब क्रिश्चियन अपार्टमेंट का क्विक सिक्योरिटी स्वीप कर रहा था। मेरे लेग्स अब मेरा वेट नहीं संभाल पा रहे थे और मैं ऑलमोस्ट डीप क्रीम कुशन्स पर सो ही गई थी जब वो लिविंग रूम में वापस आया। तुम यहाँ नहीं रह सकती। अपार्टमेंट सिक्योर है, उसने ऐड किया जब मैं अलार्म से सीधी बैठी। पर जिसने वो नोट भेजा है वो अभी भी बाहर कहीं है और शायद जानता है तुम कहाँ रहती हो। तुम्हें शिफ्ट होना होगा। एंग्जाइटी ने मेरे स्टमक को ट्विस्ट कर दिया। कहाँ? ये मेरा घर है। ये सेफ नहीं है। मैंने सोचा था मिराज की सिक्योरिटी सबसे बेस्ट है। क्रिश्चियन का ओनली रिस्पॉन्स उसके जॉ का टाइटन होना था। मैंने डीप ब्रेथ ली। मेरे टेरर का फॉग अब क्लियर हो रहा था और रैशनल थिंकिंग वापस आ रही थी।
जो भी है वो बिल्डिंग के बाहर मुझे मिला। मैं कहीं भी शिफ्ट कर लूँ वहाँ यहाँ से ज़्यादा सेफ नहीं होगा। और वैसे भी मैंने अपनी फिंगर्स काउच के एज पर कर्ल कर ली। मैं किसी कावर्ड को जो एनोनिमस लेटर्स भेजता है मुझे ही मेरे घर से भगाने नहीं दूंगे। मैंने बहुत साल अपनी लाइफ का पैसेंजर सीट में गुजारे हैं। दूसरों लोगों को डिसाइड करने दिया कि मुझे कहाँ होना चाहिए। उनके कमेंट से डर कर अपने एक्शंस को श्रिंक करके उनके बॉक्सेस में फिट करने की कोशिश की। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस, बॉस की डिमांड्स, स्टॉकर के नोट्स जिनसे मैं इतनी पैरानॉइड हो चुकी थी कि हर दरवाजे की स्लैम या ट्विग के स्नैप पर उछल जाती थी। वो एक्ट करते थी, मैं रिएक्ट करती थी, और मैं इस सब से थक चुकी थी। टाइम आ गया था कंट्रोल वापस लेने का, और नो कहना उसका पहला स्टेप था। मैंने कहा मैं मूव नहीं कर रही। अगर स्टॉकर अपार्टमेंट के अंदर घुसता तो बात अलग थी, पर वो नहीं घुसा था, और मैं राइट थी। मेराज से सेफर मुझे कहीं नहीं मिल सकता था। क्रिश्चियन मुझे स्टेयर कर रहा था, उसका एक्सप्रेशन ग्रेनाइट जैसा हार्ड। मैंने खुद को फोर्स किया कि मैं नजर नहीं हटाऊं, चाहे मेरे लंग्स टाइट हो रहे थे। उसने मेरी वल्नरेबिलिटी देखी थी, पर मैं उससे मुझे वीक फील करवाने नहीं दूंगी। मेरे ब्रेथ टाइट होते गए जब तक क्रिश्चियन ने फाइनली अपना सर हल्की सी अग्रीमेंट में झुकाकर मुझे रिलीज नहीं कर दिया। रिलीफ और थोड़ी सी प्राइड मेरे चेस्ट में भर गई। उसने कुछ बोला नहीं, पर मुझे पक्का लग रहा था कि मेरे लायन के साथ फेस ऑफ जीत लिया है। ठीक है, पर तुम यहां बिना एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के नहीं रह रही। मैं इसके साथ जी सकती थी। मुझे एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चाहिए ही थी, जब तक वो ज्यादा इंट्रूसिव ना हो। एक सेकंड के लिए मुझे लगा क्रिश्चियन ऑफर करेगा कि वो रात यहां रुक सकता है, और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि मेरे हार्ट ने उस थॉट पर स्किप किया। केज, मुझे तुम्हारी जरूरत है एक असाइनमेंट के लिए। हाँ, ओवरनाइट। कुछ सेकंड साइलेंस रहा, फिर क्रिश्चियन बोला। उसकी वॉइस हार्ड थी। मुझे फर्क नहीं पड़ता है तुम पोप के साथ डिनर पर हो या माँ गॉड फकिंग रॉबी के साथ सो रहे हो। मुझे तुम 10 मिनट में मिराज के 10th फ्लोर पर चाहिए। डिसअपॉइंटमेंट मेरे अंदर कॉइल हुआ, फिर मैंने उसे क्रश कर दिया। ऑफ कोर्स वो मेरे साथ नहीं रुकता। वो सीईओ था, उसका काम उसके नीचे नहीं था। उसने फोन कट किया और एक थॉट मेरे माइंड के कॉर्नर पर पिंच कर गया। तुम मुझे देखने क्यों आए? तुम मुझे पैनिक अटैक के बीच में मिले थे, बिफोर तुम्हें पता चलता क्या हो रहा है। क्रिश्चियन ने अपना फोन पॉकेट में स्लिप कर दिया। मैं बस हमारी बातचीत के बाद थोड़ा हवा साफ करना चाहता था। उसकी आवाज स्मूथ, न्यूट्रल थी। इतनी स्मूथ कि थोड़ी ज्यादा ही लग रही थी। क्यों? क्या मुझे रीजन चाहिए? तुम्हारे पास हर चीज का रीजन होता है, वरना तुम करते ही नहीं। उसके होंठों का कोना हल्का सा उठा, पर उसने अपने पहले वाले जवाब पर कुछ इलैबोरेशन नहीं दिया। उसने 20 मिनट्स बोले थे, पर कोई दरवाजे पर ऑलमोस्ट 10 मिनट्स से पहले ही नॉक कर गया। वो कोई एक इतना बड़ा मसल वाला टाटूड आदमी निकला, एकदम माउंटेन जैसा, जो उन लड़कियों के लिए इररेजिस्टिबल होता है जिनकी कमजोरी बैड बॉयज होते हैं। मुझे लगा केज होगा। क्रिश्चियन ने उसे सिचुएशन एक्सप्लेन की, पर दोनों इतनी धीरे बात कर रहे थे कि मैं कुछ सुन ही नहीं पाई। जो भी था, उससे केज के चेहरे पर फ्राउन आया जो मुझे देखते ही सॉफ्ट हो गया। डोंट वरी डार्लिन। उसकी सॉफ्ट सादर्न एक्सेंट ने मेरे शोल्डर्स के नॉट्स मैजिकली लूज कर दिए। क्रिश्चियन के पास खड़े होके उसका जॉ फ्लेक्स हुआ, पर इतना जल्दी कि मुझे लगा शायद मैंने इमेजिन कर लिया। मैंने तो सोचा था तुम्हें माउंटेन इसलिए बोलते हैं क्योंकि तुम लिटरली माउंटेन जैसी हाइट के हो। केज की आंखों के कोने क्रिंकल हो गए। वो भी। केज मेरा बेस्ट लोगों में से एक है, जैसे इसने कहा, कोई इसके आगे से पास नहीं होगा। क्रिश्चियन का चेहरा बिल्कुल इम्पैसिव रहा, पर जैसे ही उसकी नज़र केज पर गई, दूसरे आदमी की स्माइल गायब हो गई। केज सडनली मेरे से पीछे हट गया, जैसे मैं आग हूं। मैं फिर से यौन कर गई, इतनी थकी हुई कि उनकी अजीब सी इंटरैक्शन पर ज्यादा ध्यान भी नहीं गया। नींद मेरी कॉन्शियसनेस को खींच रही थी, और मैंने रेजिस्ट भी नहीं किया जब क्रिश्चियन ने मुझे सरप्राइजिंगली जेंटल पर फर्म हाथों से काउच से उठाया। काउच पर मत सो जाना। मिस्टर यूनिकॉर्न को लोगों के साथ स्लीपिंग स्पेस शेयर करना पसंद नहीं। फनी, अगर तुम्हारी सिक्योरिटी वाली नौकरी कभी वर्कआउट ना करे तो तुम्हें एक और बड़ा सा यौन आ गया एज वी वॉक टुवर्ड्स माई बेडरूम। कॉमेडियन बन सकते हो। आई विल कीप दैट इन माइंड। क्रिश्चियन का ड्राई रिस्पॉन्स केज के पीछे से आती चकल को ओवरपावर कर गया।
जब हम मेरे रूम तक पहुंचे मैं बेड पर लिटरली गिर सी गई इंस्टेड ऑफ क्लाइंबिंग। मैं एक लेड वेट जैसे फील कर रही थी, जैसे ग्रेविटी मुझे मैट्रेस की तरफ खींच रही हो। गुड नाइट, मैंने मम्बल किया। मेरी आंखें ऑलरेडी बंद हो चुकी थी, पर क्रिश्चियन की प्रेजेंस रूम में एक वार्म सिक्योरिटी ब्लैंकेट जैसी लग रही थी। और थैंक यू फॉर, मैं सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं कह पाई। लास्ट चीज जो मुझे याद है वो एक वार्म हैंड था जो मेरे बाल सॉफ्टली हटा रहा था मेरे चेहरे से, राइट बिफोर डार्कनेस पुल्ड मी अंडर। क्रिश्चियन। स्टेला के सो जाने के बाद मैं लिविंग रूम में वापस गया जहां कागे वो नोट एग्जामिन कर रहा था। जिसने ये उसकी बैग में डाला है वो अपने ट्रैक्स कवर करना जानता है, उसने कहा। ये बिल्कुल जेनेरिक सा है, पेपर, टाइप, इंक। जब तक उसने गलती से अपने फिंगरप्रिंट्स ना छोड़े हों हम इसे अलोन ट्रैक नहीं कर सकते। वो वही रिपीट कर रहा था जो मैं ऑलरेडी कंक्लूड कर चुका था। अगर ये डिजिटल मैसेज होता तो मैं सेंडर को इंस्टेंटली ट्रेस कर सकता था। फिजिकल एविडेंस हमेशा ज्यादा मुश्किल होता है ट्रेस करना। जिसने ये नोट भेजा था वो स्मार्ट था, पर वो भी कभी ना कभी गलती करता। सब करते हैं। स्टेला की वाइड आइड डर की मेमोरी जैसे ही दिमाग में आई, मेरी उंगलियां रिफ्लेक्स में कर्ल हो गई। अंदर से गुस्सा फट रहा था, ठंडा पर इतना तेज के लग रहा था जैसे मेरे अंदर जल रहा हो। स्टेला पर फोकस रखने के लिए मैंने पहले उस गुस्से को दबा दिया था, पर अब वो वापस टाइडल वेव की तरह दिमाग पर चढ़ गया। मैं उस साले को ढूंढने वाला था जिसने ये नोट लिखा, और मैं उसे इसकी भारी कीमत चुकवाने वाला था। बुलेट से नहीं, वो तो बहुत ईजी होता। उन्हें कुछ और ज्यादा दर्दनाक डिजर्व था, ज्यादा प्रोलॉन्ग्ड। पर तब तक मुझे स्टेला को सेफ रखना था। मैं चाहता हूं तुम और ब्रॉक उसको शैडो करो जब तक हम ये बंदर पकड़ नहीं लेते, मैंने कागे से कहा। उसे देखने मत देना। कागे के बाद ब्रॉक मेरे बेस्ट गार्ड्स में से एक था, और वो अभी अभी टोक्यो में 3 महीने के जॉब से वापस आया था। कागे के चेहरे पर डाउट सा आया। वो ओके होगी इससे? उसे पता नहीं चलेगा। अगर मैं स्टेला से पूछता तो वो मना कर देती। वो ऑलरेडी मूव करने के खिलाफ पुशबैक कर चुकी थी। मैं उसे फिर एक और मौका नहीं देने वाला था अपनी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज करने का। मैंने मूव करने पे अग्री सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि वो ट्रॉमा में थी और पैनिक अटैक के बाद उससे आर्ग्यू करना गलत था। वैसे भी वो होती कहाँ? जैसे उसने कहा, मिराज सिटी का सबसे सिक्योर बिल्डिंग है। मेरा दिमाग चिढ़ रहा था। आंसर ऑब्वियस था, पर जब वो मूव नहीं हो रही थी तो बात का कोई मतलब नहीं बचा। फाइन, यू आर द बॉस। कागे ने स्टेला के बेडरूम के क्लोज डोर की तरफ देखा। मुझे हैरानी है तुम उसके साथ रुक नहीं रहे। वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और तुम ऊपर ही रहते हो। मेरा जॉ टाइट हो गया। मैं टेम्प्टेड था, बहुत ज्यादा टेम्प्टेड। और वही तो प्रॉब्लम थी, मैं खुद पर ट्रस्ट नहीं करता था जब बात स्टेला की आती थी। मैं उसके लिए ऑलरेडी बहुत सारे रूल्स तोड़ चुका था, और उसके साथ रात भर रहना मेरी खुद की बनाई हुई इनविजिबल लाइन क्रॉस कर देता। मेरे लिए हमेशा एक सपने जैसा था, इतना पास रहना कि अंदर की बीस्ट को शटअप रख सकूं, पर इतना दूर भी कि कंट्रोल ना लूज हो। वांट और सेल्फ प्रेजर्वेशन के बीच कांस्टेंट वॉर। लेकिन मैं नीचे आया था, माफी मांगने नहीं एग्जैक्टली, क्योंकि मैं अपॉलॉजीज नहीं करता, पर चीजें सही करने के लिए। जब उसने जवाब नहीं दिया तो मुझे लगा वो शावर में होगी, पर जितना मैं वेट करता गया और रिस्पॉन्स नहीं आया, उतना ही मेरे दिमाग में वर्स्ट सिनारियोज आने लगे। स्टेला का खुद को चोट पहुंचाना, या कोई इंट्रूडर जो मैजिकली मिराज की एयरटाइट सिक्योरिटी क्रॉस करके अंदर आ गया हो। मैंने कभी वो पैनिक फील नहीं किया था जो हुआ जब मुझे लगा उसके साथ कुछ हो गया है, और वो बिल्कुल फकिंग होके नहीं था। वो ऑलरेडी मेरी वीक स्पॉट थी। मुझे अलाउ नहीं करना था कि वो वीकनेस और बढ़े। आई सेपरेट माई बिजनेस एंड पर्सनल लाइव्स। दिस इज बिजनेस, मैंने क्लिप टोन में कागे से कहा। मेरी स्टेयर हम दोनों के बीच हवा को जला रही थी। उसे टच मत करना जब तक तुम उसकी लाइफ सेव ना कर रहे हो, वरना तुम मर जाओगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता था हम कितने पुराने दोस्त हैं, उसे कोई टच नहीं करता, सिर्फ मैं। कागे का चेहरा स्काउल में ट्विस्ट हो गया। थोड़ा क्रेडिट दे मुझे। वो खुश नहीं था जब मैंने उसे उस औरत से खींचकर यहां बुलाया था जिसे वो घर लाया था, पर वो आया क्योंकि मैं जानता था वो आएगा। मैं किसी और पर ट्रस्ट नहीं कर सकता था स्टेला के लिए टुनाइट, खुद पर भी नहीं। मुझे हर घंटे अपडेट्स चाहिए। मुझे फर्क नहीं पड़ता चाहे सुबह के 4 बज रहे हों, मुझे चेक-इन्स चाहिए। यही सबसे पास था जो मैं उसके साथ रहने के ख्याल के लिए अपने आप को अलाउ कर सकता था। कागे ने सांस छोड़ी। ठीक है, मैंने स्टेला के बेडरूम डोर पर लास्ट ग्लांस डाला।
मेरे बॉडी का हर एक सेल चिल्ला रहा था कि कागे उस पर नज़र रखे इससे पहले कि मैं रखता। जब उसने उसे डार्लिंग बोला और स्टेला ने स्माइल किया तो मैं खुद पर कंट्रोल लूज करने ही वाला था। एक रेयर मोमेंट ऑफ वीकनेस में मैंने हमारे फेक डेटिंग अरेंजमेंट का यूज़ किया उसके और पास आने के लिए। अंदर से मेरा एक हिस्सा चाहता था कि ये सारी मिस्ट्री टूट जाए और मेरी ऑब्सेशन खत्म हो जाए, पर हुआ इसका उल्टा। जितना टाइम मैं स्टेला के साथ स्पेंड करता उतना ही मैं उसके पास रहना चाहता था, उसे उन जगहों में ले जाना जहां मैं कभी किसी को नहीं ले गया था। ये अनएक्सेप्टेबल था। मैं कागे के पास से गुजरा, एलिवेटर लेकर अपने पेंट हाउस गया और सीधा बार की तरफ। डीसी की लाइट्स फ्लोर टू सीलिंग विंडोज़ के बाहर स्टार्स की तरह चमक रही थी, पर मुझे कुछ फील नहीं हुआ। मैं बहुत वाउंड अप था। अगर स्टेला के साथ कुछ हो गया होता, मेरे वेन्स में आइस भर गया। मैंने अपने ग्लास को यूजुअल से हैवी पोर से फिल किया, बैठा और वेट करने लगा कागे के फर्स्ट टेक्स्ट का। ये थी आज की स्टोरी दोस्तों। कैसी लगी आपको? कमेंट में ज़रूर बताएं और नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।